अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ बच्चों, अगर आप लोग 10th क्लास पाक स्टडी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन सब के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपके पास एमसीक्यूज है। कहते हैं ब्रीथिंग मीन्स, तनफ्फुस का क्या मतलब होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ब्रीथिंग जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हवा को मुंह के अंदर और मुंह से फिर बाहर निकालते हैं। तो यही है कि मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इसमें वो वाली मूवमेंट्स होती है जिसमें बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर जो है हवा को ले जाया जाता है। सेकंड आपके पास एमसीक्यूज है, विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेरेंक्स। लेरेंक्स में दाखिल होने के फौरन बाद हवा कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करती है। तो लेरेंक्स के फौरन बाद जो है हवा ट्रेकिया के अंदर जाती है। सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाला एमसीक्यूज है, वाई आर एलोलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज। एलोलाई के गिर्द कैपिलरीज, एलोलाई जो है वो कैपिलरीज से क्यों घिरी होती है। तो इसका मेन रीजन हमने यही पढ़ी हुई है कि टू एक्सचेंज गैसेस, ताकि गैसेस का तबादला हो सके। तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। फोर वाला एमसीक्यूज है, विच फीचर ऑफ एलोलाई हेल्प्स इन रैपिड गैस एक्सचेंज। किस एलोलाई के किस फीचर्स के जरिए जो है गैसों का तबादला जो है वो तेजी के साथ हो सकता है। तो वो अगर आपके पास जो है एलोलाई की सरफेस जो है मॉइस्ट हो, नमी वाली हो, तो फिर आपके पास या उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है तेज हो सकता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है कि सरफेस अगर मॉइस्ट हो, मतलब गीली हो। फाइव वाला एमसीक्यूज है, विच एक्शन इंक्रीजेस लंग्स वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब आप ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेने का अमल आपका होता है, तो तब कौन सा अमल जो होता है वो फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर सकता है। तो वो आपके पास क्या है, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल्स। अगर आपके इंटरकोस्टल मसल्स सुकड़ जाते हैं, ठीक है, उनका अगर सकड़ाव होगा तो फिर ब्रीथिंग के अमल के अंदर लंग्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद आपके पास सिक्स वाला एमसीक्यूज है। कहते हैं इनहेल्ड एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, व्हाट इज इट्स परसेंटेज इन एक्सहेल्ड ऑक्सीजन। कहता है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वो 21% होती है। तो जो हम निकालते हैं उसकी परसेंटेज कितनी होती है। तो इसके लिए ना आपका पेज 17 पे टेबल बना हुआ है, तो वहां आप लोग पढ़ेंगे कि 16% जो है हम लोग एक्सेल्ट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं एयर। तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। सेवन वाला एमसीक्यूज है, विच फैक्टर कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट। अब किस फैक्टर के जरिए ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जो आपके पास ब्लड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे हम ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। एट एमसीक्यूज है, द वॉल्स ऑफ एलोलाई आर ब्रोकन इन। तो कहता है कि एलोलाई की जो दीवारें होती है वो कैसे टूटती हैं, तो एम्फीसीमा के जरिए टूटती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नाइन वाला एमसीक्यूज है, स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर। स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं वहां उससे लंग कैंसर क्यों कैसे होता है। क्योंकि जब कोई इंसान अगर स्मोकिंग करता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन जो होती है ना वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब कि सेल डिवीजन जो है वो बेकाबू हो जाती है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है उसमें होना शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है लंग कैंसर होता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, प्रमोटिंग अनकंट्रोल सेल डिवीजन। स्मोकिंग वजह से जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है वो तेज हो जाती है, उस वजह से लंग्स कैंसर आपके पास होता है। 10 वाला आपके पास एमसीक्यूज है, विच केमिकल इन सिगरेट स्मोक डायरेक्टली लीड्स टू एडिक्शन। सिगरेट के अंदर जब सिगरेट को इंसान पीता है तो उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से वो सिगरेट की आदी हो जाती है। तो वो निकोटीन आपके पास होता है। सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है राइट शॉर्ट आंसर्स, आपने मुख्तसर जवाब लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग के दरमियान हमने फ़र्क लिखना है। तो फ़र्क आपको पता है, दरमियान में लाइन लगाई जाती है, एक तरफ आपने गैसियस एक्सचेंज की हेडिंग देनी है, दूसरी तरफ ब्रीथिंग की हेडिंग देनी है। अब इसका आंसर आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा। अगर आप बच्चों आप पेज नंबर 13 पे आते हैं तो पेज नंबर 13 पे सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में सबसे बड़ा होता क्या है, देखिए ब्रीथिंग में होता है सांस लेना। तो सांस लेने में आप सांस की नाली के जरिए सांस एयर को या ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर लेके जाते हो, और फिर वो ऑक्सीजन जाती है आपकी फेफड़ों के अंदर। ये तो हो गया ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग में आपके पास जो है यही होता है कि सांस की नाली के जरिए जो है ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में गई, और फेफड़ों से फिर बाद में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है, ये ब्रीथिंग में आएगा। लेकिन गैसियस एक्सचेंज में आपके पास गैसेस जो होती है ना, जब आप सांस की नाली के जरिए फेफड़ों में ले जाते हैं, तो फेफड़ों से वो ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के अंदर शामिल होती है, फिर ब्लड से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, ठीक है। तो फिर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में हम लोग हवा के जरिए जो है बाहर निकालते हैं, तो वो उसमें गैसियस एक्सचेंज में आता है। तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले आपके पास है गैसियस एक्सचेंज, कहता है इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर। गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपके पास जो इनहेल्ड एयर, जो आप एयर मुंह के जरिए अपने मतलब बॉडी के अंदर लेके गए हो, उसमें जो ऑक्सीजन शामिल होती है, ठीक है, कहते हैं मूव्स इनटू द ब्लड, खून के अंदर जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और फिर खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मूव इनटू द एयर, हवा के अंदर चली जाती है, टू द एक्सहेल्ड, जब भी आप हवा को बाहर निकालते हो, ठीक है। फॉर गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स डू ब्रीथिंग, इससे जो है आपके पास जानवर जो है सांस लेते हैं। तो आपको गैसियस एक्सचेंज के अंदर फर्क समझ आ गया है कि जिसमें आप मुंह के जरिए ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों तक ले जाते हो, फेफड़ों से वो ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल होती है, फिर खून से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो आप हवा से बाहर निकालते हो उसके जरिए जो है फिजा में चली जाती है। इसके मुकाबले में उसने कहा था ब्रीथिंग। अब एक साइड पे तो आपने ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें या यहाँ तक कंप्लीट लिख लें, ठीक है। दूसरा आपने जो है इसमें पॉइंट ब्रीथिंग का लिखना था, ठीक है। फर्स्ट वाली शॉर्ट क्वेश्चन आप असल में यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, फिर सेकंड वाली शॉर्ट क्वेश्चन में ये दोबारा से लाइन आती है यहाँ, इसलिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ब्रीथिंग ब्रीथिंग में आप लिखोगे ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। तो ब्रीथिंग में सिंपली क्या होता है कि हवा को जो है बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है और फिर बॉडी से बाहर ले जाया जाता है, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है। इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। इसमें सीधा सीधा क्या किया जाता है, हवा से ऑक्सीजन ली जाती है एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और फिर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में निकाल दिया जाता है। इसमें ब्लड वगैरह ये इन चीजों का जो है वो डिस्कशन नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग अभी हम लोगों ने किया वही हम लोग इसके अंदर करेंगे, एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। अब आपने ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन के दरमियान जो फर्क लिखना है, तो ये भी आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा। ब्रीथिंग का मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन में समझा दी, ये आप लिखेंगे। अब आते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में आपके पास क्या होता है कि जो खुराक आप अपनी बॉडी के अंदर ले गए हो उस खुराक को तोड़ा जाता है, सेल्स जो है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के छोटे छोटे पुर्जों में या छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, उनमें चेंज करते हैं और फिर वहां से एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सारा काम होता है। देखिए कहता है ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रिस्पिरेशन। अब सेलुलर रिस्पिरेशन के अमल के दौरान जो है जानदार एनर्जी हासिल करते हैं। कैसे? इट इज द प्रोसेस, ये वो तरीकाकार है, इन विच जिसमें सेल्स ऑक्सीडाइज फूड एंड, जिसमें सेल्स जो है फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हैं एंड गेट एनर्जी, और वहां से एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए ऑर्गेनिजम्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स। इस पर्पज के लिए ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्या किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह फूड को तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल, जब ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी में लेके आते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो जब वहाँ आपके पास बनती है प्रोडक्ट के तौर पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, फिर उसको जो है जिस्म से बाहर निकालना होता है। एंड और यही लिखा हुआ है कि रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स, और उन सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन में आप इतना लिखोगे और ब्रीथिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे। तो आई होप कि आपको सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोनोकाई। ट्रैकिया और ब्रोनोकाई की दीवारों में जो कार्टिलेज मौजूद होती है उसका क्या काम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोनोकाई, मतलब बस व्हाट इसको कट कर दोगे, यहाँ से आप बात स्टार्ट करोगे। ब्रोनोकाई तक लिख के फिर आपने आ जाना पेज नंबर 15 पर। तो पेज नंबर 15 पर पहले आपने क्वेश्चन से जितना मैंने बताया वो हिस्सा शामिल करके उसके बाद यहाँ से लिखना है प्रिवेंट ट्रेकिया एंड ब्रोनोकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन वेयर देयर इज नो एयर इन देम। ये ट्रेकिया और ब्रोनोकाई को बचाता है कि वो एक
मतलब बचाता है कि वो दोनों सुकड़ ना जाएं, ठीक है। कब? जब आपके पास एयर ना भी मौजूद हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट शामिल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा। इस तरह प्रिवेंट ट्रेकिया एंड ब्रोनोकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन देम एंड आल्सो इंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये इस चीज को यकीनी बनाता है कि एक स्मूथ तरीके से जो है ब्रीथिंग या तनफुस का अमल हो सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 नंबर आपके पूरे आने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, ब्रीथिंग के करते हुए, सांस लेते हुए, तनफुस के अमल के दौरान जो है हमने ब्रीथिंग रेट बताना है जब इंसान जो है रेस्ट की हालत में होता है या जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा। तो बच्चों पेज नंबर 17 पर 4 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना और फिर लास्ट वाली ये वाली लाइन जो है आपने लिख देनी है। सबसे पहले देखें, ह्यूमन ब्रीथ्स 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक इंसान जो है 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफा जो है सांस लेता है इन नॉर्मल कंडीशंस, आम हालात में, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफा सांस लेता है। कहते हैं एट रेस्ट, जब वो मतलब रेस्ट की हालत में होता है। लेकिन कहते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और हार्ड जॉब या कुछ सख्त काम कर रहा होता है, मसल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन एट ग्रेटर रेट। जब हम कुछ सख्त काम कर रहे होते हैं तो सेलुलर रिस्पायरेशन का अमल जो है वो तेज हो जाता है। इस अमल तेज होने की वजह से ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो आप लिख देना है कि फिर जब हम लोग कोई सख्त काम कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 30 से 40 दफा ब्रीथ आप 1 मिनट के अंदर 30 से 40 दफा अपनी सांस लेते हो, ठीक है। तो अगर आप आम मतलब रेस्ट की हालत में है तो 16 से 20 दफा आप 1 मिनट मतलब 60 सेकंड के अंदर जो है आप सांस लेते हो, ठीक है, ब्रीथ करते हो। और जब आपके पास आपको मुशक्कत वाला काम करते हो तो फिर 30 से 40 दफा जो है 1 मिनट के अंदर आप सांस ब्रीथिंग लेते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एलोलाई मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। जो एलोलाई का स्ट्रक्चर है वो गैस एक्सचेंज को किस तरह बढ़ा सकता है। तो इसका प्रॉपर आंसर आपको बुक पे नहीं मिलेगा, मैंने पेज नंबर 23 पे यहाँ लिखा हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं अगर किसी वर्ड की नहीं समझ आती तो मैं बोल रही हूँ तो उससे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। एलोलाई हैव अ लार्जर सरफेस एरिया। सबसे पहले तो एलोलाई का सरफेस एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है। ड्यू टू देयर न्यूमरस नंबर्स, कहते हैं देयर वॉल्स, इनकी दीवारें आर थिन एंड मोइस्ट। इनकी दीवारें जो होती हैं थिन होती हैं और इसके अलावा मतलब पतली होती हैं और इसके साथ क्या होती हैं, नमी वाली होती हैं। अलोइंग इजी डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब पतली होने की वजह से और दूसरा जो है थोड़ी नमी वाली की वजह से गैसेस को अपने अंदर डिफ्यूज कर लेती है। दे आर सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनके गिर्द जो है कैपिलरीज का गुच्छा होता है। दिस स्ट्रक्चर इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब दीवारें थिन होने की वजह से फिर मॉइस्ट होने की वजह से जो है गैसेस का जो है इसके अंदर डिफ्यूजन तेज हो जाती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि गैस एक्सचेंज जो है इसमें तेज हो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है लिस्ट द सिम्टम्स काजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रोनोकाइटिस। तो कहता है ब्रोनोकाइटिस के आपने सिम्टम्स भी बताने हैं, कॉज भी बताना है, उसका ट्रीटमेंट भी बताना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 18 पे मिलेगा। अब देखिए पेज नंबर 18 पे काजेज की, सिम्टम्स की और इसके बाद ट्रीटमेंट, ये 3 चीज़ें पूछी हुई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बनता है। अब ये बहुत लंबा बनना है, यहाँ आपने बस नेम याद करने हैं जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है मतलब कि राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी उनको रहने दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले काजेज क्या है, इन्फेक्शंस बाय वायरसेस और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या वायरस की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इंसानों में जो है सोजिश पैदा कर देते हैं, इरिटेंट होते हैं, उनको सूट नहीं करते। उनकी वजह से जैसे आपके पास तंबाकू है, ये स्मोक है, सिगरेट वगैरह कुछ लोगों को नहीं सूट करती, तो ये काजेज हो सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स क्या है, कफिंग, खांसी आना। फिर आपके पास है विजिंग, मतलब सांस जब आप लेते हो तो उसमें खड़खड़ाहट आवाज आना। फीवर, बुखार हो जाना। चिल्स मतलब कि सर्दी आपको लगना है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस लेने में थोड़ी तंगी महसूस होना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में आपके पास मेडिकेशंस, आप मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो मेडिकेशंस है, जैसे आप क्या कर लें, कफ सुप्रीसेंट्स कर लें, मतलब कि खांसी को कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर लें टू ईज ब्रीथिंग, ताकि आपको सांस जो है वो आसानी से आ सके। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं इफ़ इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एंटीबायोटिक्स तब लेनी है जब किसी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है आपको ये बीमारी हुई है, ठीक है, ब्रोनोकाइटिस हुई है।
उसके बाद एंटीवायरल मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन आपने तब लेनी है जब कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको जो है ब्रोनोकाइटिस हुआ हो। उसके बाद अवॉइडिंग इरिटेंट, और जो केमिकल से आपको इरिटेशन होती है उनको अवॉइड करें, लाइक स्मोक, जैसे आपके पास सिगरेट वगैरह, एंड पोल्यूशन और आलूदगी वगैरह से बचने की कोशिश करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना, यहाँ नेम वगैरह काट लीजिएगा या जिस तरह आपको सूट करता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मेंशन दी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट हमने बताना है। तो इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा। अब पेज नंबर 18 पे एम्फीसीमा के सिम्टम्स देखिए, एम्फीसीमा की हेडिंग बनी हुई है, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट उसने पूछा हुआ था। अच्छा, सिम्टम्स में हम लोग करेंगे, सबसे पहले है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस लेने में जो तंगी होती है। फिर आपके पास है क्रोनिक कफ, ठीक है, मतलब आपको खांसी लगी हुई है लेकिन काफी देर हो गई हुई है उस खांसी को। विद और विदाउट म्यूकस, ठीक है, खांसी के साथ जो म्यूकस आपके मुंह से आता है उस वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विजिंग, मतलब कि सांस में खड़खड़ाहट होना, एंड चेस्ट टाइटनेस, और आपको लगे कि सीने की जकड़न, जैसे सीना आपका जकड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सीना जकड़ा हुआ है, बंद हुआ है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एम्फीसीमा के। उसके बाद ट्रीटमेंट में ये है कि मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो आपने क्या करना है, ऐसी अद्वियात लेनी है जिससे आपकी खांसी और सांस लेने की प्रॉब्लम जो है वो हल हो सके। लेकिन ये बात जहन में रखनी है, एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। एम्फीसीमा से मुकम्मल तौर पे जो है उसका इलाज जो है वो मुमकिन है नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 7 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट आर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या है। उसके बाद कहता है नेम एनी 2 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट। पहले तो हमने कार्सिनोजेंस के बारे में बताना है और सिगरेट के कोई से 2 कार्सिनोजेंस के नेम्स बता देने हैं। तो आपका जो है इसका आंसर पेज नंबर 21 पे मिलेगा। अगर आप लोग पेज नंबर 20 पे आते हैं तो कार्सिनोजेंस की डेफिनेशन जो है यहाँ से करेंगे। कार्सिनोजेंस काज कैंसर इन ह्यूमंस, ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे जिसने लगाए हुए हैं, ठीक है। उसने पूछा हुआ था कार्सिनोजेंस क्या है, तो आपने बता दिया कि कार्सिनोजेंस जो है काज कैंसर इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर जो है कैंसर पैदा करने वाले आपके पास मादे हैं, ठीक है। अब नेम्स बताने, इसमें आप निकोटीन का बता सकते हैं, टार का बता सकते हैं, बेंजीन का, कोई से 2 बताने थे, ठीक है, अमोनिया, इनके नाम आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर आप पेज नंबर 17 पे जाते हैं तो उसमें आपका टेबल बनाया हुआ है कि आप बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कितनी जो है बॉडी से निकालते हैं एयर को, ठीक है। तो 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और 4% आपने निकालनी होती है। नाइट्रोजन 79% होती है और इसको जो आपने निकालना होता है वो भी आपके पास 79% होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने। अल्लाह हाफिज़।